बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं। यासीन मलिक एक ऐसा नाम जो छा गया है अभी मीडिया में। बाकी सब खबरें अगर हम साइड में रख दें और यासीन मलिक की खबर को सबसे ज्यादा, एक तो हमारे देश में जब भी कोई मामला कश्मीर से जुड़ा होता है और खासकर जब उसमें एक शब्द जुड़ जाता है टेररिस्ट और टेरर, तो वो मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। मैं आपके सामने आज यासीन मलिक को क्यों लेकर आया हूं, इसके पीछे जो बातें हैं वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो एकदम इमीडिएट कारण है वो बता दूं। यासीन मलिक को 25 मई को एनआईए ने सजा सुनाई है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि किन गुनाहों में? 2 गुनाह जो वॉर अगेंस्ट द स्टेट एंड दूसरा है टेरर फंडिंग। इसके लिए उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा 10 केसेस और हैं जिनकी वजह से यासीन मलिक को 10 साल की सजाएं दी गई हैं। इन 10 साल की सजाओं में यासीन मलिक को यह कहा गया कि ये सारी सजाएं उनके साथ साथ चलेंगी। उमेश शर्मा जो उनकी वकालत कर रहे हैं, जो उनका पक्ष कोर्ट में रखने वाले थे, या कहीं कि पक्ष क्या रखना, जाते ही यासीन मलिक ने अपने सारी गुनाहों को एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया, कहा कि मैंने किया, इसलिए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। जहां पर लोग फांसी की सजा सोच रहे थे, कोर्ट ने कहा कि इन्होंने कोऑपरेट किया है, इसीलिए सजा इनको दी जा रही है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उमेश शर्मा जो उनके वकील, उन्होंने बताया है कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें लिखा है कि यासीन मलिक अपनी सजा को खत्म करने के लिए, इन केसेस को खत्म करने के लिए कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपील करेंगे तो सिर्फ इस बात के लिए कि उनको जो सजा मिली है उसमें राहत मिल पाए, जो उम्र कैद है उसको कम किया जा सके। बाकी सजा खत्म हो जाएगी ऐसा कुछ भी मुमकिन अब नहीं है। अब हम आते हैं यासीन मलिक की जिंदगी पर। यासीन मलिक का इतिहास बड़ा गजब का रहा। 1987 में जो रिग्ड इलेक्शन हुआ, सो कॉल्ड भी नहीं कहूंगा, वो रिग्ड था, चूंकि बाद में जो जीत कर आए उससे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, फारूक अब्दुल्ला ने, कि हाँ ये इलेक्शन रिग था। उसमें गुंडागर्दी हुई थी, कांग्रेस की तरफ से हुई थी जबरदस्त तरीके से, और एमयूएफ को, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को सबने मिलकर हराया था। जबकि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कंफर्म जीत रही थी कश्मीर में, भले ही वो सेपरेटिस्ट लोगों का ग्रुप था, लेकिन फिलहाल जहां तक सवाल इलेक्शन का है तो वो इलेक्शन रिग था। और फारूक अब्दुल्ला जब सीएम बने तो बिल्कुल गलत तरीका था वो। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं पहले यासीन मलिक के बारे में। यासीन मलिक की उम्र 56 साल है। वो पैदा हुए थे 3 अप्रैल 1966 को। आज 56 साल उनकी उम्र हो गई है। उन्होंने ये वादा, जो उन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े स्टेप्स लिए 1987 में, अच्छा वो आपको मैं बता दूं, जब 1987 में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कश्मीर में चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि उसमें यासीन मलिक इन्वॉल्व थे। यासीन मलिक सपोर्ट कर रहे थे एमयूएफ को खुले, और लेकिन वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इस व्यवस्था को मानते नहीं थे, इसलिए वो इलेक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो सपोर्ट पूरा उनका यानी कि एमयूएफ को वोट देना यासीन मलिक को वोट देने जैसा था। लेकिन वो इलेक्शन रिग्ड हो गया। उसके बाद कमाल तो ये हो गया कि उनको, आपको मैं बता दूं, उसी रिग्ड इलेक्शन 1987 के जो एमयूएफ के नेता थे उसी में से कई थे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अमानुल्लाह खान, खुद यासीन मलिक, सलाउद्दीन, ये सब लोग उसी वक्त से निकले हुए हैं। और बाद में जाकर आपको पता ही, ये टेरर का नाम बन गया, सेपरेशन के मतलब सिंबल बन गए कश्मीर में। अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं कि मलिक वहां से चले। उसके बाद उन्होंने 1994 में ये वादा किया कि अब मैं गांधीयन प्रिंसिपल को मानने लगा हूं और वायलेंस का साथ छोड़ दूंगा। और उसके बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो अपने आप में बहुत खतरनाक थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों का प्लान भी था, और उसमें इसको यासीन मलिक को डायरेक्ट इन्वॉल्व माना गया था। खैर, उसके बाद उसने एक ताला पार्टी बनाई। उसके बाद उसने 1983 में भी, मैं आपको बता दूं जो घटनाएं इन्होंने, 1983 में जब क्रिकेट मैच होने वाला था भारत वेस्ट इंडीज का, उसमें पिच को उखाड़ दिया था इन्होंने, चूंकि सेपरेटिस्ट थे। आपको मैं बता दूं 3 तरह के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर में। पहला सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो ये कहता है कि हम भारत से अलग होकर पाकिस्तान से मिल जाएंगे। दूसरा सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो ये कहता है कि हम न भारत से मिलेंगे न पाकिस्तान से मिलेंगे। और जो तीसरा सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो एकदम अलग बात कहता है, वो कहता है कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो ये जो सेपरेटिस्ट वाला ग्रुप है, यासीन मलिक उसी में है, यानी JKLF जो उनकी संस्था है वो उसी की संस्था है। अब मैं आपको कुछ और बता दूं, शेर कश्मीर स्टेडियम में वो मैच होने वाला था 83 का, जो मैंने आपसे कहा, उसे पूरे पिच को उखाड़ दिया उन्होंने। फिर उनकी जो पार्टी थी ताला, उसको इस्लामिक, या कहिए कि उसको मजहबी रंग देने के लिए और मजहबी सेंटिमेंट को भड़काने के लिए उसने जो नाम रखा, उसका नाम था इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, और ये बड़ा फेमस हो गया उसी जमाने में। इसमें इनके अलावा जो 3 और नेता थे वो थे अशफाक माजिद वानी, दूसरे जावेद मीर, और तीसरे थे अब्दुल हमीद शेख, यासीन मलिक के अलावा। अब मैं आपको बताऊं 1987 का इलेक्शन का मैंने जिक्र आपसे कर दिया है। उसी वक्त स्कॉलर सुमित्रा बोस हैं जो ये कहती हैं कि इस मामले में जो सबसे खतरनाक बात हुई वो ये हुई कि यूसुफ शाह जो इलेक्शन पूरी तरह से हारने वाले थे, उनको इलेक्शन जिता दिया गया।
और यहां से ये चीजें इतनी खतरनाक हो गई, मामला इतना डेंजरस होता चला गया कि फिर कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाया। अब मैं आपको बताऊं यहां से जो और बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलाम महमूद शाह इनको जिताया गया। यूसुफ शाह जिनको सपोर्ट खुद कर रहे थे यासीन मलिक या उनका पूरा ग्रुप, यूसुफ शाह को हरा दिया गया। जहां पर मैंने यूसुफ शाह बोल दिया, वो गुलाम मोहम्मद शाह थे, और यूसुफ शाह उसमें जिनको सपोर्ट खुद यासीन मलिक कर रहे थे, उनकी पूरी टीम कर रही थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, रूबिया सईद, आपको याद होगा महबूबा जो होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी बेटी थी, जिनका किडनैप कर लिया गया था, और उनके बदले 6 टेररिस्टों को, जो बाद में वो 6 टेररिस्ट में एक टेररिस्ट वो भी था जो बाद में अफगानिस्तान हाईजैक में हिंदुस्तान के लिए खतरनाक तरीके से साबित हुआ, उनको छोड़ना पड़ा था। उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यासीन मलिक का। 1995 में अब मैं आपको बताऊं कि JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेटेड फ्रंट को 2 भाग में, अमानुल्लाह खान जो मैंने आपको बताया था उनमें, और 2 नेता बन गए, जिसके यानी कि एक अमानुल्लाह खान हो गए और दूसरे हो गए आपके यासीन मलिक। इन दोनों के बीच बंटवारा हो गया। दोनों ये दावा करने लगे कि JKLF का अध्यक्ष मैं हूं, और दोनों एक दूसरे को पार्टी से निष्कासित करने लगे। लेकिन यासीन मलिक को पॉपुलैरिटी तब मिली, फेम तब मिला, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया कि JKLF जिसको मैं रिकॉग्नाइज, यानी कि जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका अध्यक्ष यासीन मलिक है। बस यासीन मलिक उसी रात से स्टार बन गया। यासीन मलिक एक ऐसा नाम है जो इतना डिस्प्यूटेड है, इतना कंफ्यूजन से भरा हुआ है, और उसमें इतनी ज्यादा मिस्ट्री है। यासीन मलिक एक स्कूल टीचर का बेटा, करोड़ों का मालिक, इसकी वाइफ और इसके बच्चे दोनों बाहर रहते हैं। कमाल है। बिस्ला मलिक जो इनकी वाइफ हैं, वो मानती हैं, उन्होंने BBC पे बात करते हुए ये बात कही है कि हम नहीं मानते कि उन्होंने कन्फेस किया है कोर्ट में कुछ, बिकॉज चूंकि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं थे। अपने परिवार को ये बिल्कुल बाहर रखे तो आज करोड़पति हैं, दुनिया भर में कई मॉल्स हैं, इनके कई होटल्स हैं, कई और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और कई जगह इनका अपना शेयर है। उसके अलावा इनके लाइफ में जो मैंने आपको बताया कि 1987 का इलेक्शन रिग्ड होना, उसके बाद वायलेंस पे उतर जाना, कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन, फिर 94 में ये दावा करना कि मैंने गांधीयन प्रिंसिपल को अपना लिया है, उसके बाद फिर वायलेंस पे उतर जाना, फिर अरेस्ट हो जाना। उसके बीच में जो घटनाएं घटी मैं आपको बता दूं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया। जो देखिए, जो सबसे बड़ी नाइंसाफी, कहते हैं ना, जस्टिस इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इन लोगों के साथ नाइंसाफी जरूर हुई 87 में। उस वक्त अगर सरकार ने वो सेल्फिशनेस नहीं दिखाई होती, खुदगर्जी नहीं दिखाई, हो सकता है कश्मीर का वो माहौल ही नहीं बना होता, वो जो एक पोलराइजेशन हो गया वो नहीं हुआ होता। क्या हुआ, इनके इलेक्शन को रिग करके इनको कंफर्म जो है, जिनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था, फुल सपोर्ट मिल रहा था, उनको हटा दिया गया। और आप सोच कर ये सब के सब अरेस्ट कर लिए गए, जो वहां के जीतने वाले विनर्स थे, जो MLA बनने वाले थे, जो रिप्रेजेंट करने वाले थे जम्मू कश्मीर को उसकी असेंबली में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? कि तुम हमारा विरोध कर रहे हो। यही पे खतरनाक हो। एक ये 2007 में सफर आजादी ने बहुत फेमस है। सफर आजादी एक मिशन था जिसमें JKLF ने 3500 गांवों को कवर किया, और वो पूरे कश्मीर में घूमे सेपरेशन का झंडा लेकर के। उन्होंने कहा कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम एक अलग कश्मीर बनाएंगे। जबकि जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के पंडित हैं, उन्होंने कहा, और डिफेंस के जो पंडित हैं मिलिट्री के, उन्होंने कहा कि कश्मीर एक सॉवरेन नेशन नहीं बन सकता। भारत और उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी जो ज्योग्राफी है, उसका जो भूगोल है, वो ऐसा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अलग एंटिटी नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको इन दोनों में से किसी एक का साथ रहना ही पड़ेगा। और नेचुरली कश्मीर अभी भारत के साथ है, और हम ऐतिहासिक तौर पर भी जो सच्चाई देख रहे हैं वो भारत के साथ है। सिर्फ धार्मिक बिना पर इस तरह से काट कर एक देश को दूसरे, वो तो सवाल ही नहीं। सेपरेशन का जो डिमांड है वो अपने आप में बेसलेस है। लेकिन मामले जो सफर आजादी ने बहुत फेमस कर दिया, और इसने जो कहा, आपको बता दूं कि शुरू में अपनी जिंदगी के इंटरव्यू में एक बार कहा था कि मैंने एक टैक्सी ड्राइवर और उसके बीच जुल्म, मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी, इंडियन स्टेट की जो आर्मी है, उसके खिलाफ रहा, और हमेशा बोलता रहा कि बहुत जुल्म किया है। कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे थोड़ा सा वहां माहौल जरूर गड़बड़ाया, और भारत जो एक भारत पर भरोसा बन रहा था वो कई बार टूटा है। आपको याद होगा रमजान के टाइम में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीज फायर कराया था, तो उससे बहुत ज्यादा एक बिल्डअप हुआ था, भरोसा डेवलप हुआ था, एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट। लेकिन फिर वो गड़बड़ा गया, हमारे नेताओं से चीजें संभल नहीं पाई। एक तरफ इतना ज्यादा सपोर्ट मिलना, तो एक टीचर का बेटा अचानक सेपरेटिस्ट बनता है, सेपरेटिस्ट के बाद करोड़पति अरबपति बन जाता है। ये इतिहास है। आज वो जेल में है। सफर आजादी इसमें बहुत, और उसके बाद 2013 में ये बहुत दुनिया में इसका नाम हुआ, चूंकि ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, जो पाकिस्तान में रहता है, जिसको अभी ये बात हुई है कि सजा हुई है लेकिन अपील चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसके साथ इसने स्टेज शेयर किया। और जब भी आप इसका इंटरव्यू उठाइएगा तो ये सईद साहब कहता है, हाफिज सईद साहब कहता है। इस तरह से और भी जो ऐसे नाम हैं जो टेररिस्ट हैं, जो भारत में वांटेड हैं, उनको ये साहब साहब करके इस तरह से दिखलाता है अपने आप को। खैर जो भी हो, कोर्ट का फैसला आ गया है, तिहाड़ जेल में है।
बातें चल रही हैं। हो सकता है कोर्ट इन पर इनके सजा को कुछ कम करे या ना करे, नहीं पता, लेकिन इनकी सजा खत्म नहीं की जा सकती है ना, यानी कि पहले क्लियर कर दिया है। उनके वकील का भी यही कहना है, जो महेश शर्मा है। इस तरह से चीजें चलती रहे। और अगर इस केस में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है जो हमें लगता है कि मैं आपसे शेयर करना चाहिए, तो हम जरूर करेंगे। बस आप बने रहिए।